तो आदाब, नमस्कार। शनिवार की रात 9 बजे कहानी आज रिकॉर्ड करके, क्योंकि कुछ तस्वीरें आपके लिए डालता हूं ताकि आप उस कहानी को बेहतर तरीके से समझ सकें। और आज की कहानी में तस्वीर डालना और भी ज़रूरी था, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इसको जानते होंगे। 40 साल गिनती करके अगर गिने तो 24 जज आए और चले गए। कुछ जज तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, और दर्जनों वकील इस केस से जुड़े आए, चले गए, फिर नए लोग आए, क्योंकि वक्त लंबा लगा। 40 साल, करीब 11,000 पन्नों में केस सिमटा हुआ, और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले कैबिनेट मिनिस्टर के मर्डर की कहानी है ये। 47 की आज़ादी के बाद जो पहले कैबिनेट, इसलिए कह रहा हूँ कि 47 से लेकर 75 तक किसी कैबिनेट मिनिस्टर का कभी मर्डर नहीं हुआ था। ये पहला केस है जो हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर के कत्ल की कहानी है। और वो तब हिंदुस्तान के रेलवे मिनिस्टर थे, ललित नारायण मिश्र। बिहार के मिथिला इलाके के रहने वाले, और पूरे बिहार में ललित नारायण मिश्र की जगह पे लोग उन्हें प्यार से सिर्फ ललित बाबू पुकारा करते थे। उन्हीं के छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। और जब ये कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तब जगन्नाथ मिश्र ललित नारायण मिश्र के साथ थे, बिल्कुल एक तरह से चश्मदीद भी आप कहिए। और वो भी जख्मी हुए थे, उन्हें भी हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। 40 साल में इस केस को लेकर बहुत सारी उंगलियां उठी, बहुत सारे सवाल उठे, बड़े बड़े नाम आए, शक के घेरे में बड़े लोग आए। खुद ललित नारायण मिश्र की फैमिली लगातार शुरू 40 साल तक ये कहती रही कि उसे जांच, जो रिपोर्ट है या सीबीआई की जांच पे भी कोई भरोसा नहीं है, निष्पक्ष जांच हो। 40 साल बाद कोर्ट का फैसला आता है, उस फैसले को भी ललित बाबू का परिवार नहीं मानता, और उनका कहना है कि जिन लोगों को कोर्ट ने सज़ा दी है वो बेगुनाह है, बेकसूर है, उन्हें छोड़ देना चाहिए, और जो असली गुनहगार हैं वो सामने आने चाहिए। तो ये पूरा एक, आज भी इतने साल बाद, ये केस एक रहस्य ही है। हालांकि एक कोर्ट का फैसला आया, दूसरी कोर्ट ने ज़मानत पे छोड़ दिया, और असली कातिल कौन, पूरी साजिश क्या, प्लानिंग क्या, मोटिव क्या, मकसद क्या, ये कुल मिलाकर आज भी एक राज है। तो कहानी ललित नारायण मिश्र की, जो हिंदुस्तान के पहले कैबिनेट मिनिस्टर जिनका मर्डर हुआ, और जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। इत्तेफाक से उनके जो मर्डर की डेट है 3 जनवरी, वो मेरा बर्थडे भी था, और 3 जनवरी को उनकी मौत हुई थी। 2 जनवरी 1975 को ललित नारायण मिश्र दिल्ली से पटना पहुंचते हैं। चूंकि वो रेल मिनिस्टर थे तो उनका एक रेलवे के फंक्शन में शामिल होना था, तो सरकारी विमान से पटना पहुंचते हैं। और 2 जनवरी, ठंड का मौसम, धुंध कोहरा यहाँ हमेशा होता है, तब भी था। तो पटना एयरपोर्ट के ऊपर जब प्लेन पहुंचता है तो पायलट धुंध और कोहरे की वजह से लैंड करने से इनकार कर देता है, लेकिन ललित बाबू हमेशा फंक्शन में वक्त पे पहुंचने के बड़े पाबंद थे। वो पायलट को फोर्स करते हैं, और उनकी ज़िद के आगे पायलट हार मान लेता है, और किसी तरह तमाम रिस्क लेते हुए भी वो प्लेन को लैंड करा देता है। कहते हैं कि अगर उस दिन पायलट की बात ललित नारायण मिश्र मान लेते तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन मौत लिखी हुई थी, और इसीलिए वो फोर्स करके प्लेन को लैंड कराते हैं, पटना उतरते हैं, और फिर पटना से वो समस्तीपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। समस्तीपुर में उस दिन रेलवे का एक फंक्शन था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अब वो जो है प्लेटफॉर्म नंबर तब 2 हुआ करता था। वहाँ पे समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच एक बड़ी लाइन का उद्घाटन था। छोटी लाइनें पे जब ट्रेन चला करती थी, तो समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के रूट पर बड़ी लाइन ट्रेन का उद्घाटन करना था। उद्घाटन रेलवे मिनिस्टर को करना था, और इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। शाम के वक्त ललित नारायण मिश्र 2 जनवरी को पटना से उतरने के बाद समस्तीपुर पहुंच जाते हैं, और रेलवे का फंक्शन शुरू होता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उनके साथ रेलवे के अफसर थे तमाम,
छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र, एक एमएलसी, कई और नेता, ये तमाम लोग थे। उसके बाद वहाँ पे वो भाषण देते हैं। तब जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 था, भाषण देने के बाद वो भाषण ख़त्म करते ही है, तभी अचानक भीड़ में से कोई शख्स आगे बढ़ता है और वो हथगोला जो है वो मंच की तरफ फेंक देता है। वो हथगोला बिल्कुल आके ललित नारायण मिश्र के पास ही गिरता है और ये उससे पता चल जाता था कि टारगेट वही थे। हथगोला फटता है, उसमें 11 लोग जख्मी होते हैं, जिसमें ललित नारायण मिश्र और उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र भी, एक एमएलसी, एक रेलवे के स्टाफ, करीब 11 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उन्हें चोट आती है। उस वक्त ना फ़ोन था, ना न्यूज़ चैनल हुआ करता था, 1975 की ये बात है। तो ये उनके ऊपर हमले की खबर पहली बार रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो से देश को पता चलता है। और तब चूंकि एक ललित नारायण मिश्र बहुत बड़े नेता थे, रेलवे मिनिस्टर, उनके कहते हैं कि बहुत सारी उस वक्त रेलवे की जो योजनाएं बनाई थी, आज उस पर काम हो रहा है। दूसरी चीज़ आगे बढ़ूँ उससे पहले कि कहते हैं कि ललित नारायण मिश्र अगर जिंदा होते तो शायद बिहार आज कहीं और होता। तीसरी चीज़ ये भी कहते हैं कि ललित नारायण मिश्र अगर होते तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के भी दावेदार थे। और यहीं पे क्लैश इंदिरा गांधी और ललित नारायण मिश्र में, क्योंकि जिस तरीके से और जिस तेज़ी से ललित नारायण मिश्र आगे बढ़ रहे थे, तो कहते हैं इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं लगता था कि ये बहुत पॉपुलर, बहुत तेज़ी से मतलब लोगों के बीच में मशहूर होने हैं। और ये चीज़ें थी कि इंदिरा गांधी को थोड़ी सी उनसे लेकर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। हालांकि ये भी दूसरा सच है कि वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बड़े करीबी ललित नारायण मिश्र, और ये भी कहते हैं कि जेपी जो आंदोलन हुआ जेपी नारायण के साथ, अगर ललित नारायण मिश्र जिंदा होते तो इंदिरा गांधी और जेपी के बीच में इतनी तलखी ना होती। और हमेशा वो उन दोनों के बीच में जब भी कुछ ऐसा होता था मनमुटाव, तो जो मीडिएटर का काम, बातचीत में दोनों में सुलह समझौते का काम, वो ललित बाबू कराते थे। तो उनका दबदबा राजनीति कद लगातार बढ़ रहा था। ये भी था कि वो आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी, तो कई लोग इस लिंक को भी जोड़ते हैं। खैर, तो ब्लास्ट होता है, 11 लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद समस्तीपुर रेलवे स्टेशन जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ, वहाँ से सबसे नज़दीक जो अच्छा हॉस्पिटल था वो करीब 40 किलोमीटर दूर दरभंगा एक शहर है, वहाँ का था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे बहुत फेमस है। तो बाकी घायलों को तो वहाँ ले जाया जाता है, ललित बाबू को नहीं ले जाया जाता है। उसकी वजह ये थी कि जिस दिन ये धमाका हुआ, जिस दिन ये अटैक हुआ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर स्ट्राइक पर थे अपनी मांग को लेकर। तो ये था कि वहाँ डॉक्टर तो स्ट्राइक में इलाज करेंगे नहीं। हालांकि यहाँ पे भी एक फिर बाद में सवाल उठा कि डॉक्टर बेशक स्ट्राइक पे थे, लेकिन अगर उन डॉक्टरों को ये पता चलता, क्योंकि उन डॉक्टरों ने बाद में कहा भी कि एक देश का रेलवे मिनिस्टर, इतना बड़ा बिहार का नेता, वो एक हमले में, बम हमले में घायल हुआ है, तो उसे अगर दरभंगा मेडिकल कॉलेज लाते तो हम लोग ज़रूर इलाज करते। लेकिन बिना वहाँ के जो हड़ताली डॉक्टर यूनियन, उनसे बात किए हुए, जबकि बाकी लोगों को भेजा गया, ललित नारायण मिश्र और उनके साथ कुछ और लोगों को ये तय किया गया कि इनको पटना ले जाया जाएगा इलाज के लिए। अब उस वक्त जो दूरी थी वो ट्रेन से समस्तीपुर और पटना की दूरी थी 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। और उस वक्त 1975 में ये दूरी समस्तीपुर से पटना तक की ट्रेन से सफ़र जो है तय करने में करीब 4 से 5 घंटे लगते थे, बल्कि 6-7 घंटे लगते थे। लेकिन ये हुआ कि दूसरा ऑप्शन और कोई है नहीं, तो इनको ट्रेन से ही, चूँकि प्लेटफॉर्म पर ही ये इंसिडेंट हुआ, तो वहीं ट्रेन पे बैठाया गया और ललित नारायण मिश्र को ट्रेन लेकर पटना के लिए आती है। पटना से पहले एक दानापुर रेलवे स्टेशन है और रेलवे का एक बड़ा वहाँ पे शेड भी है, लोको वोको है। तो जो सफ़र 6 से 7 घंटे में पूरा होना था, वो ट्रेन समस्तीपुर से दानापुर रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में करीब 14 घंटे लेती है। आम नॉर्मल ट्रेन 6 से 7 घंटे, और वो ट्रेन जिसमें देश का एक रेलवे मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो रेलवे मिनिस्टर घायल है, उसकी हालत ख़राब है,
उसको बम के छर्रे लगे हैं, उसके बावजूद ये ट्रेन 14 घंटे में पहुंचती है, जबकि कायदे से 6-7 घंटे में अगर आम ट्रेन पहुंचती है तो एक रेलवे मिनिस्टर को अपने साथ ले जाने वाली ट्रेन 4-5 घंटे में भी पहुंचा सकती थी। ये एक और शक और सवाल खड़ा होता है, लेकिन ये 14 घंटे क्यों? इसके अलावा जब ये ट्रेन दानापुर पहुंचती है तो दानापुर आउटर सिग्नल पे ही यार्ड में ये खड़ा कर दिया जाता है और यार्ड में काफ़ी वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब ट्रेन के अंदर रेलवे मिनिस्टर, और सोचिए कि ट्रेन वो भी यार्ड में और काफ़ी देर तक, तो इस पे भी बहुत सारे ललित बाबू के समर्थकों का कहना था कि ये जानबूझ के एक साजिश के तहत देरी की गई ताकि उन्हें वक्त पे इलाज ना मिल सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 3 जनवरी चूँकि आ चुका है, 3 जनवरी ये दानापुर पहुँचते हैं, इलाज होता है लेकिन वक्त काफ़ी ज़ाया हो चुका था और इस वजह से 3 जनवरी को ललित नारायण मिश्र की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में। देश का पहला रेल मिनिस्टर, पहला कैबिनेट मिनिस्टर जो इस तरह के बम हमले में मारा गया, जिसका कत्ल हुआ। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन टाइम पे अगर वो पहुंचते तो शायद उनका इलाज मुमकिन था। ब्लड काफ़ी बह चुका था। उनके जो छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र, उनके भी पैर में बहुत सारे छर्रे लगे थे, लेकिन उनकी जान बच गई। इसके अलावा एक एमएलसी थे सूर्य नारायण झा, इनकी मौत हो गई। रेलवे विभाग में एक क्लर्क थे राम किशोर प्रसाद, इनकी मौत हो गई। तो ललित नारायण मिश्र और उनके साथ 2 लोगों की, एक एमएलसी एक रेलवे का क्लर्क, 3 लोगों की मौत होती है। बाकी लोग घायल थे लेकिन उनकी जान बच जाती है। अब इसके बाद चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर की मौत का मामला था, जांच तेजी से शुरू होती है। सबसे पहले बिहार सरकार मामले की जांच को सीआईडी को देती है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, मामला बड़ा है, क्योंकि परिवार वाले बाकी लोग शक भी जता रहे थे। तो बिहार सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है और मामले की जांच सीबीआई को देने की अपील करती है। इसके बाद अब जांच सीबीआई करती है। सीबीआई जांच केस को हाथ में लेते ही जो पहला काम करती है वो ये कहती है कि इस केस को हम बिहार से बाहर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में फ्री एंड फेयर जांच पॉसिबल नहीं होगा अगर इसमें साजिश यहाँ के राज्य के नेताओं की अगर हुई तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अर्जी देती है। अब सुप्रीम कोर्ट बिहार से बाहर ले जाने की इसको इजाज़त दे देती है। पर कमाल देखिए कि सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है और उसको बिहार से बाहर ले जाना चाहती है उस जांच को, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी देती है। 75 में ये हादसा होता है, जनवरी के महीने में, बिल्कुल शुरुआत में साल के, और करीब 4 साल लग जाते हैं ये तय करने में कि बिहार से ये मामला बाहर कहाँ ले जाया जाएगा। 17 दिसंबर 1979 को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इस अर्जी पर फैसला लेती है और कहती है ठीक है, आप इस केस को बाहर ले जाइए। इसके बाद 22 मई 1980 को ये केस दिल्ली के सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है। 75 में मौत, 4 साल के बाद ये फैसला कि ये केस बाहर जाएगा, और उसके बाद 80 में ये केस दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में पहुंचता है। अब तमाम एंगल से मामले की जांच हो रही है, पर जो पहली चीज आती है, जिस तरीके से उस वक्त और जो जांच एजेंसी का फोकस था, वो समझना जरूरी है। बिहार के ही जमालपुर में रेलवे का एक वर्कशॉप है बहुत बड़ा। तो उस रेलवे के एम्प्लॉय में एक नाम वहां पे जो बड़ा पॉपुलर था, उसका नाम था प्रभात रंजन सरकार, पीआर सरकार के नाम से भी फेमस। बाद में अचानक यही पीआर सरकार आनंद मूर्ति बाबा बन गया, और ये आनंद मार्ग प्रचार संघ की इन्होंने एक बुनियाद रखी। इनका काम यह था कि ये जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ था, कि इनकी जिंदगी जो है वो शिव और कृष्ण के रास्ते पे चले, और वो अपने आप को, जो सरकार हैं, जो आनंद मूर्ति बाबा बने, वो कहते थे कि इस
संघ से जुड़े हुए लोग जो हैं वो शिव और कृष्ण का उनको अवतार मानते थे। इवन तब प्रेसिडेंट जो थे ज्ञानी जैल सिंह, वो भी पीआर सरकार को भारत के सबसे ज़हीन दार्शनिकों में से भी मानते थे। ये बात ऑलरेडी मीडिया में भी है। तो ये आनंद मार्ग पर चलने का मेन जो इस संघ का जो संगठन हुआ था, जो पीआर सरकार ने किया था, जो बाद में आनंद मूर्ति बाबा बने, आनंद मार्ग ये कहलाए। तो उनका ये था कि ये आनंद मार्ग पर चलने का जो ज्ञान है वो ये संघ उसका काम करेगा। तो ये 1955 में ये संघ का गठन हुआ। ललित नारायण मिश्र की मौत से 20 साल पहले संघ अपना काम करता रहा, छोटे मोटे स्तर पे धीरे धीरे अपना लोगों को जोड़ता रहा, उसके फॉलोअर्स बढ़ते रहे। इसी बीच में 1971 की तारीख आती है और पटना में बिहार पुलिस जो है, पटना पुलिस, वो पीआर सरकार यानी आनंद मूर्ति बाबा यानी कि जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के मुखिया, इनको गिरफ्तार कर लेती है और इल्ज़ाम ये लगाती है कि संघ से जुड़े हुए लोग जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ में जो फॉलोअर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बाद में इस संघ को छोड़कर हटने लगे। तो पटना पुलिस का इल्ज़ाम था कि जो लोग इस संघ को छोड़कर जा रहे हैं उनको जान से मारने की साजिश रची जा रही है। और ये साजिश आनंद मूर्ति बाबा उर्फ पीआर सरकार ये रच रहे हैं। तो संघ से छोड़ने वाले लोगों को जान से मारने की साजिश रचने के इल्ज़ाम में पटना पुलिस पीआर सरकार को गिरफ्तार कर लेती है, उन्हें जेल भेज देती है। वो काफ़ी अपनी ज़मानत के लिए कोशिश करते हैं लेकिन ज़मानत मिलती नहीं है। इस दौरान में उनके फॉलोअर्स जो बाहर थे वो भी नाराज़ थे, गुस्से में थे। पटना में एक जो है आनंद मर्गिए वो आत्मदाह कर लेता है। दिल्ली में एक फॉलोअर है वो आत्मदाह कर लेता है। इधर उनकी ज़मानत की कोशिश जारी थी, ज़मानत मिल नहीं थी। 1971 से ये जेल में। इसके बाद जब ये आत्मदाह की चीज़ें होने लगी तो जेल से उन्होंने मैसेज भी भेजा कि जब तक सरकार उन्हें रिहा ना करे और जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जेल के अंदर उनको यातनाएं दी जा रही हैं, तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं बाहर वो अपनी लड़ाई जारी रखें और अपनी बहादुरी दिखाएं। ये सारी चीज़ें उन्होंने अंदर से मैसेज भेजा। तो ये एक पैरेलल चल रहा है। 71 में गिरफ्तारी, उसके बाद जेल, उनके समर्थकों का आत्मदाह, फिर जेल के अंदर से मैसेज बाहर अपने फॉलोअर्स को कि जो लोग उनके दुश्मन हैं, जाहिर सी बात है जो गिरफ्तार की तो वो सरकार भी उनकी नज़र में दुश्मन, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाओ। ये सारी चीज़ें होती रही। इसी चीज़ को सामने रखकर सीबीआई ने जो अपनी पूरी जांच की उसमें चार्जशीट दाखिल की और उस चार्जशीट में सीबीआई ने जो इस हत्या का आरोपी बनाया उसमें ये आनंद मर्गिए के जो ही लोग हैं जो इस संघ से जुड़े हुए थे, संगठन से, उन लोगों को आरोपी बनाया। और जो कहानी बताई सीबीआई ने वो ये कि चूंकि पीआर सरकार जेल में थे, पीआर सरकार को जेल से बाहर लाने के लिए उनके दुश्मनों की एक लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट में एक नाम तब बिहार के जो मुख्यमंत्री थे सीएम अब्दुल गफूर, उनका नाम था और एक नाम ललित नारायण मिश्र का था। इसके अलावा एक नाम और था। तो ये लिस्ट बनाई गई और उसकी वजह ये थी कि ये चूंकि दोनों बिहार से जुड़े हुए नेता थे तो लगता था कि जो पीआर सरकार के खिलाफ जुल्म ज्यादती हो रही, उन्हें जेल में डाला गया, वो बिहार सरकार और इन नेताओं की सहमति है। तो सीबीआई की चार्जशीट के हिसाब से ललित नारायण मिश्र के मर्डर की साजिश आनंद मार्गियों ने रची और उन्होंने ही ललित नारायण मिश्र के ऊपर हथगोला फेंका। ये चार्जशीट ये भी कहती है कि सीबीआई ने इन लोगों को, अलग अलग लोगों को मारने की एक पूरी प्लानिंग रची और उनको टारगेट दिया था। जो ललित नारायण मिश्र को मारने के लिए रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, सुदेवानंद, इन तीनों को जिम्मा दिया गया कि आप ललित नारायण मिश्रा की हत्या करेंगे। विजयानंद और संतोषानंद ने हथियारों का बंदोबस्त किया और यही लोग समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ये सीबीआई की चार्जशीट
कहती है। अब इस सीबीआई की पूरी चार्जशीट में बाकी सारी चीजों को साइड कर दिया गया और यह कहा गया कि ललित नारायण मिश्र की जो पूरी हत्या की साजिश थी सिर्फ इन लोगों की थी। लेकिन पहले दिन से इसको लेकर जो ललित नारायण मिश्र का खुद परिवार है वो इस पर विरोध करता रहा। उसने कहा कि नहीं, ऐसा ये है ही नहीं, बल्कि इसके पीछे साजिश कुछ और है। अब इसमें दो तीन चीजें आई। एक, उस वक्त जब ये सीबीआई को जिम्मा दिया गया और ललित नारायण मिश्र के फैमिली वालों ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि सीबीआई सही से जांच नहीं कर रही है, तब कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के सीएम थे उन्होंने एक और जांच कमेटी बैठाई थी और इस जांच कमेटी में जिन लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था, जो आनंद मार्गीय थे, उन सबको जांच कमेटी ने बेकसूर माना और कहा कि उनका ललित नारायण मिश्र से न कोई दुश्मनी थी उनकी और न कोई इशू था, तो वो क्यों मारेंगे। जो सरकारी गवाह कुछ लोग बने थे इस मामले में, तो कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री, उन्होंने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी के सामने उन सरकारी गवाह ने कहा कि सीबीआई ने उनके ऊपर जोर डाला कि तुम इस तरह के बयान दो, इसलिए हम लोगों ने इस तरह के बयान दिए। तो जैसे ही बिहार से ये मामला सेंटर में आया, सीबीआई के पास आया, पूरी कहानी पलट गई और फिर सीबीआई के ऊपर उंगली उठी कि सीबीआई अपने तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है। सीआईडी ने भी जो शुरुआत में जांच की थी उसमें आनंद मर्गीय को कहीं आरोपी नहीं ठहराया था, जो पीआर सरकार के लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर ने जो कमेटी बनाई उसने भी कहा कि उनका रोल नहीं है। खुद जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, सीबीआई ने किया, तो ललित नारायण मिश्र की पत्नी जगन्नाथ मिश्र, उनके भाई, तमाम लोगों ने बाकायदा ये अपील की कि ये लोग बेकसूर है, बेगुनाह है, इनको छोड़ दिया जाए। मतलब जिनके परिवार का मुखिया मरा है, उस परिवार का सदस्य कह रहा है कि जिन लोगों ने आपने इनके कत्ल के इल्जाम में पकड़ा वो बेकसूर है, छोड़ दीजिए। लेकिन वो माना नहीं गया और धीरे धीरे इस तरह से केस चलता रहा दिल्ली के सेशन कोर्ट में। बीच में तमाम ये इल्जाम लगते रहे कि जो आनंद मार्गीय हैं, इन लोगों को जो थ्योरी सीबीआई ने बनाई है वो सिर्फ इसलिए ताकि कुछ बड़े लोगों को बचाया जा सके। वो बड़े लोग कौन, तो अलग अलग नाम तैर रहे थे, जिसमें एक था कि दिल्ली में उस वक्त जो ताकतवर लोग थे उनके इशारे पर ललित नारायण मिश्र को रास्ते से हटाया गया, क्योंकि वो सत्ता के दावेदार, ऊंचे पद पे पहुंचने के दावेदार बनते जा रहे थे। उनका असर, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। 1977 में ललित बाबू की पत्नी ने बाकायदा, तब जो होम मिनिस्टर थे अपने चौधरी चरण सिंह, उनको भी लेटर लिख के ये कहा था कि इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच कराई जाए, जो सीबीआई कर रही है वो गलत है और जो लोग पकड़े हुए हैं उन सबको छोड़ा जाए, वो निर्दोष है। जगन्नाथ मिश्र ने भी ऐसी अपील की, वो भी कद्दावर नेता बाद में बने, लेकिन ये सब सुना नहीं गया। आखिर में नवंबर 2014 में दिल्ली की सेशन कोर्ट ने इस हत्याकांड के 39 साल बाद रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपाल के ऊपर इल्जाम था कि हथगोला उसने अपने घर में रखा था, इन 4 लोगों को ललित नारायण मिश्र की हत्या के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई। 3 जनवरी 1975 को मौत होती है और नवंबर 2014 में सेशन कोर्ट आनंद मर्गीय से जुड़े हुए ये 4 लोग, रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपाल जी, इनको उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये चारों इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। साल भर के अंदर सुप्रीम कोर्ट 2015 में इन तमाम आरोपियों को जमानत पर रिहा कर देती है और इनको जमानत देने की जो एक अहम वजह थी वो ये थी कि इस फैसले के बाद ललित नारायण मिश्र के खुद फैमिली वालों ने ये कहा कि 4 के 4 बेकसूर हैं, इनका कोई रोल नहीं है और इन्हें गलत सजा दी गई, इन्हें गलत फंसाया गया है। तो ये चीज़ भी कोर्ट में स्टैंड किया और उन्होंने कहा कि जो असली गुनहगार हैं उनको बचाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 15 में, मतलब 25 और 15 40,
अब ये 19 शुरू हो गया है और इत्तेफाक से जनवरी का महीना है और आज 5 जनवरी है। 2 दिन पहले 3 जनवरी जब उनकी मौत हुई, तो 75 से 25 और 15 40 और 4 44 साल हो गए, 44 ईयर्स देश के कैबिनेट मिनिस्टर के मर्डर को। और उस पर फैसला आता है, जिन 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है वो चारों भी अब जमानत पर हैं। इस दौरान में 24 जज आते हैं इस केस की सुनवाई के लिए। कुछ बदले जाते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, कुछ अब इस दुनिया में नहीं है। कई वकील आते हैं सरकार की तरफ से भी और आरोपियों की तरफ से भी, और उनमें से भी कुछ बदले जाते हैं, कुछ हट जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ बीमार हो गए, कुछ की मौत हो गई। 11,000 से ज़्यादा पन्नों का पूरा लेखा जोखा है अदालत का। और कुल मिलाकर कहानी का निचोड़ ये है कि आज 44 साल के बाद भी ये पता नहीं है कि ललित नारायण मिश्र के ऊपर जो हथगोला फेंका गया था 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, वो हथगोला किसने फेंकवाया था। क्योंकि उनका अपना परिवार आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि आनंद मर्गिए या PR सरकार की कोई दुश्मनी थी ललित नारायण मिश्र से। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये किसी और कहीं और से इशारा हुआ और इसमें बड़ी ताकतें शामिल हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी के ऊपर भी उंगली उठाई बहुत सारे लोगों ने। लेकिन इस रहस्य, इस राज से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है कि ललित नारायण मिश्र का कातिल कौन, कत्ल का इशारा किसने दिया और उसके पीछे की वजह क्या है। यह आज भी एक राज है। 44 साल के बाद, 24 जजों के आने और जाने के बाद, और जो 4 लोग थे उनमें से कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये ललित नारायण मिश्र के कातिल हैं या इन्होंने साजिश रची। और फिलहाल वो 4 भी जमानत पर हैं। इसके अलावा जो कुछ और आरोपी बनाए गए थे उनमें से कई तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, क्योंकि 44 साल एक लंबा अरसा होता है। अगर उस वक्त मान लीजिए कि आरोपियों की उम्र 30-35 साल भी होगी तो 75-80 साल के तो वैसे ही हो गए। और ये भी जो 4 हैं इनकी उम्र भी लगभग यही हो गई। तो ये ललित नारायण मिश्र की कहानी थी, देश के पहले कैबिनेट मिनिस्टर के मर्डर की कहानी। और आज भी राज वैसे ही, आज भी रहस्य वैसे ही, आज भी सारे सवाल वैसे ही। आज भी परिवार इंसाफ की राह देख रहा है और अब तक नहीं मिला। अब धीरे धीरे जितना वक्त बीतता जा रहा है, मामला इतना पुराना हो गया, तो अब उम्मीद भी नहीं है। लेकिन दबी ज़ुबान में आज भी राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी बातें होती हैं ललित नारायण मिश्र के कत्ल को लेकर और कत्ल करवाने वाले को लेकर, लेकिन पुख्ता तौर पर सबूत, गवाह कुछ नहीं है, इसलिए वो कहना ठीक नहीं होगा। तो ये थी पूरी कहानी। इससे जुड़े हुए जो भी सवाल या बाकी कुछ जानकारी आपके पास हो ज़रूर बताइएगा। और मंडे को आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना प्यार, अपने राय, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच।